हे फ्यूचर टॉपर्स, गुरु भैया दिस साइड। अगर आप सीबीएसई पॉलिटिकल साइंस का ऑफिशियल सिलेबस चेक करेंगे तो वहाँ पर आपको एडिट टॉपिक्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन एक लाइन आपको और देखने को मिलेगी जहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि एडिट टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में नहीं आएंगे। लेकिन लास्ट ईयर ऐसा नहीं हुआ। एक क्वेश्चन डायरेक्टली हमें एडिट टॉपिक से देखने को मिला था और बस इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही कम समय में सारे एडिट टॉपिक्स मैं आपको करा दूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो चालू करते हैं। बोर्ड एग्जाम बहुत ही पास आ गए। ग्रीन कलर से मैंने चैप्टर के नेम्स को हाईलाइट किया हुआ है और येलो कलर से मैंने टॉपिक्स को हाईलाइट किया हुआ है। द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर का पहला टॉपिक आता है द अरब स्प्रिंग और यही टॉपिक हमें बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिला था। ये एक 21st सेंचुरी का मूवमेंट है जहां पर हम वेस्ट एशिया में डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मतलब डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ओपननेस की बात कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। ये 2009 में तुनीसिया में चालू हुआ। लोगों ने सीधे बोला कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए। पब्लिक ने प्रोटेस्ट करा, टारगेट करा करप्शन को, स्टार्टिंग में अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को। लोगों का सीधे सीधे ये मानना था कि ये जो ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप देखने को मिलती है जहां पर एक सिंगल एंटिटी के पास पूरी पावर है, इसी कारण ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं। अब भाई ये मूवमेंट बढ़ता चला गया। जैसे यहाँ पर अगर हम इजिप्ट की बात करते हैं तो एक मैसिव डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हमें देखने को मिला, जिसके चक्कर में वहां पर जो होस्नी मुबारक की गवर्नमेंट, उनकी जो रिजीम थी वो कोलैप्स कर गई। ये 1979 से पावर में थे, लेकिन इसके बाद भाई इनका भी खेल खत्म हुआ। ये यमेन, बहरीन, लिबिया, सीरिया हर जगह फैला। सबका यही कहना था कि भाई डेमोक्रेसी जिंदाबाद, हमें बाकी चीजें पसंद नहीं है। कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर की बात करते हैं तो इसमें भी छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। सबसे पहले ब्रिक्स, नाम से ही मालूम चल रहा है, बी से ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स हो गया। 2006 में ये बना रशिया में। साउथ अफ्रीका ने 2009 में ज्वाइन किया। पहले ब्रिक बोलते थे, साउथ अफ्रीका के बाद ये ब्रिक्स हो गया। प्राइमरी गोल्स क्या है भाई? म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट करना है और नॉन इंटरफेरेंस, किसी की भी इंटरनल पॉलिसीज में दखल अंदाजी नहीं देना है और म्यूचुअल इक्वालिटी मेंटेन करके रखना है। तो कोऑपरेशन वगैरह की बात होती है। अगर हम रशिया की बात करते हैं, यूएसएसआर का सक्सेसर है रशिया। भाई एक ग्लोबल पावर हाउस की तरह हमें देखने को मिलता है। 11th लार्जेस्ट जीडीपी है। वास्ट रिजर्व्स ऑफ मिनरल है, नेचुरल गैस है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो भाई वेपन वगैरह के मामले में भी रशिया बहुत आगे है। ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है, हमने पढ़ा हुआ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले चैप्टर में। इनफैक्ट 4 मार्क्स में क्वेश्चन भी आता है कि यूएसएसआर का सक्सेसर कौन था। तो रशिया एक इंपॉर्टेंट यहां आता है। फिर इंडिया, तो भाई इंडिया भी एक राइजिंग ग्लोबल पावर है। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को एम कर रहे हैं। भाई लार्ज और कॉम्पिटिटिव मार्केट देखने को मिलता है। 200 मिलियन स्ट्रॉन्ग डायस्पोरा है। पूरी दुनिया में आप चले जाइए, हर जगह आपको इंडियंस देखने को मिलेंगे। और इंडिया वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, तो पॉपुलेशन की तो कमी नहीं है। सेल्फ रिलायंट मिलिट्री है, खुद की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है और मेक इन इंडिया आपने सुना होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हमने लिया है। फिर इजराइल की अगर बात करते हैं, इजराइल साइज में भले ही छोटा क्यों ना हो, लेकिन भाई ग्लोबल लेवल पर इजराइल का नाम चलता है, क्योंकि साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इंटेलिजेंस, इसमें ये बहुत आगे है। इनडोमिटेबल डिफेंस प्रोएस, मतलब भाई इनका जो डिफेंस सिस्टम है ना वो अनबीटेबल है। बोला जाता है कि दुनिया में सबसे तगड़ा अगर डिफेंस सिस्टम है तो उसमें से एक इजराइल का है। फिर एग्रीकल्चर में भी इनोवेशन इन्होंने किया हुआ है। और भाई इतनी प्रॉब्लम है, ये वेस्ट एशियन रीजन में आता है, वहाँ बहुत प्रॉब्लम, बहुत एडवर्सिटी, बहुत चैलेंजेस हैं और बहुत ही वॉलेटाइल है, मतलब अनएक्सपेक्टेड एरिया है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। वहां पर खुद को सस्टेन करके रखना इज नॉट इजी। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चैप्टर में सबसे पहले यूनेस्को 1946, फिर यूनिसेफ 1946 और फिर आईएलओ 1919। ये फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। भाई पेरिस में बेस्ड है, मेन ऑब्जेक्टिव यही है जो नाम से मालूम चल रहा है, एजुकेशन प्रमोट करना, नेचुरल साइंस, कल्चर, कम्युनिकेशन को प्रमोट करना। रिसेंट में इसने लिटरेसी पे भी फोकस किया है, टेक्निकल ट्रेनिंग पे भी फोकस किया है और इंडिपेंडेंट मीडिया पर भी फोकस किया हुआ है।
यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ की बात करते हैं, ये न्यूयॉर्क बेस्ड है और मेनली इसको बनाया गया था जिससे भाई इमरजेंसी फंड कलेक्ट करा जा सके बच्चों के डेवलपमेंट, उनके हेल्थ और पूरे ग्लोबली वेलफेयर उसके लिए। ये 193 में ऑपरेट करता है। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919, ये जिनेवा में बेस्ड है। ये सोशल जस्टिस प्रमोट करता है, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड सेट करता है, भाई लेबर्स के लिए, वर्किंग फोर्स के लिए काम करता है। एक सेफ स्पेस बनाना है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस करना है और सेल्फ रिस्पेक्टफुल कंडीशन बनाना है बोथ मेल एंड फीमेल वर्कर्स के लिए। इसके बाद टेररिज्म, भाई आतंकवाद, ये हम सबको पता है, ये सिस्टमेटिक वायलेंस का यूज किया जाता है जिसे सोसाइटी में फियर बनाया जा सके और अपना पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस पर्पस पूरा करा जा सके। इसको हम तीन पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला कोअर्शन, मतलब भाई फोर्स वगैरह का यूज करना, टेरर, लोगों को डराना, अपना काम निकलवाना। दूसरा है भाई किसी भी तरीके का वायलेंट एक्ट जहां पर आप फियर पैदा कर रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट कर रहे हैं अपने आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस गोल्स के लिए। और तीसरा आता है भाई वॉर या फिर कोई भी वायलेंस अनलॉफुल एक्ट करना, कि भाई आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हो, अनलॉफुल तरीके से वायलेंस प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो। टेररिज्म कोई एक कंट्री की बात नहीं है, पूरी दुनिया इससे परेशान रहती है। अच्छा, अब कुछ नेशन ना गुड और बैड टेररिज्म की बात करते हैं कि कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, लेकिन इंडिया इसे एक्सेप्ट नहीं करता। इंडिया का कहना है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म कैसा भी हो, छोटा बड़ा, हर टेररिज्म बुरा है, ठीक है, इसे क्लासिफाई नहीं कर सकते और ग्लोबल लेवल पर हमको कलेक्टिवली इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको मिटाने की कोशिश करना चाहिए। इसके बाद भाई सरदार पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन, ये हमारे बुक 2 का चैप्टर नंबर 1 निकल के आ गया, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, हम सबको पता है। पहले डिप्यूटी पीएम और होम मिनिस्टर ये रहे हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं तो 565 प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम भाई इनके हाथों में सौंपा गया था। ये बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से, फर्म तरीके से, अपनी पूरी एक्सपर्टीज को यूज करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत को एक करने का काम किया। इन्होंने बोला हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, इंडिया को हम यूनाइटेड रखेंगे। बहुत इनकी लीडरशिप में भाई हमने मिलिट्री फोर्स को यूज करते हुए हैदराबाद और जूनागढ़ को इंडिया से इंटीग्रेट कराया। अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल जी का बार बार बोलना था कि मिलिट्री ऑपरेशन होना चाहिए कश्मीर को जोड़ने के लिए, लेकिन बहुत सारे रीजंस के चक्कर में ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया और आज भी हम कश्मीर को लेकर थोड़ा परेशान रहते हैं। इन्हें भाई एनसीआर बोला जाता है, नेशनलिस्ट कैटलिस्ट। आपने साइंस में सुना होगा ना, किसी भी एक्सपेरिमेंट में कोई एक ऐसी चीज होती है जिसको और फास्ट फॉरवर्ड कर देती है, तो बिल्कुल उसी कैटलिस्ट का ये काम करते हैं और एकदम रियलिस्ट ये पर्सनैलिटी थे। प्लान डेवलपमेंट में नीति आयोग जनवरी 1 2015 में एस्टेब्लिश हुआ। पहले प्लानिंग कमीशन होता था, उसको रिप्लेस किया गया। ये एक थिंक टैंक है, ये सोचने का काम करता है। ये स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज में अगर आ जाए तो बनना चाहिए कि भाई नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच अपनाता है, नीचे से ऊपर जाता है। भाई हम एक फेडरल स्टेट में रहते हैं, अगर आप इंडिया में देखेंगे तो सेंट्रल है, स्टेट है, फिर ग्राम पंचायत वगैरह भी, पंचायती राज सिस्टम भी देखने को मिलता है। तो पूरी ये कोशिश करता है कि सारे स्टेट्स पार्टिसिपेट करें, लोकल लेवल से हम पार्टिसिपेशन लेकर आ पाए। जो पीएम है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। एक्स ऑफिशियो मतलब होता है कि उनकी जो पोजीशन है उसके कारण ये ऑटोमेटिकली उनको डेजिग्नेशन मिल जाता है कि वो नीति आयोग में चेयरमैन रहेंगे, जो भी पीएम रहते हैं, और ये वाइस चेयरपर्सन को भी अपॉइंट करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद, एपेक्स मतलब टॉप मोस्ट बॉडी है डिसीजन मेकिंग की। ये इंडिया के डेवलपमेंट का कारोबार संभालने का काम करता है। काउंसिल, प्राइम मिनिस्टर इसके मेन उसमें चेयरपर्सन रहते हैं। 6 अगस्त 1952 को जवाहरलाल नेहरू जी के लीडरशिप में भाई ये हमें देखने को मिला, ये एस्टेब्लिश हुआ। मेन यही है, स्ट्रॉन्ग करना है, नेशनल एफर्ट्स को जोड़ने का काम करना है और बेसिकली ये 5 ईयर प्लान्स को सपोर्ट करने का काम करता था। लेकिन बाद में फिर हमारा नीति आयोग आ गया तो 5 ईयर प्लान वगैरह तो बंद हो गए, तो उसके बाद अभी काम थोड़ा चेंज हुआ है। प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियन टेरिटरीज, नीति आयोग के मेंबर, पहले प्लानिंग कमीशन अब नीति आयोग, ये सारे इसके मेंबर्स होते हैं।
मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भाई, स्टेट्स में कोऑपरेशन करवाना है, प्लान को सही से इम्प्लीमेंट कराना है, जितनी भी नेशनल रिसोर्सेस उन्हें मोबिलाइज करना है, इकट्ठा करना है, कॉमन इकोनॉमिक पॉलिसीज को प्रमोट करना है और बैलेंस्ड और रैपिड स्पीड में डेवलपमेंट करना है पूरी कंट्री में। भाई नेशनल प्लान्स की गाइडलाइन सेट करना हो गया, रिसोर्सेज को असेस करना हो गया, प्लान को इम्प्लीमेंटेशन करते हुए देखना, उसको रिव्यू करना हो गया, सोशल इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना हो गया और कैसे डेवलपमेंट टारगेट पूरा किया जा सकता है वहां पर रिकमेंडेशन वगैरह प्रोवाइड करना, ये सारा हमारा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के उसमें आता है। अब इसके बाद भाई इंडिया और इजराइल के रिलेशन की बात करते हैं। फॉर नियरली 45 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ने इजराइल पे इतना ध्यान नहीं दिया, हमारा बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड ये एरिया था। जबकि भाई दोनों बहुत सेम टाइम में ही इंडिपेंडेंट हुए, हिस्टोरिकल कल्चरल टाइज भी देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जो फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए वो 1992 में हुए, जब इंडिया में इजरायली एम्बेसी सेटअप हुई। इससे पहले इतने रिलेशन नहीं थे। दोनों कंट्री के हेड्स ने विजिट किया 2017 में, 2018 में, उससे हमारे रिलेशन और स्ट्रांग हुए और अब तो बहुत सारे एरियाज में हम कोऑपरेशन एक्सपेंड करते जा रहे हैं। कल्चरल एक्सचेंज करेंगे, डिफेंस सिक्योरिटी हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, स्पेस रिसर्च हो गया, वाटर, एनर्जी, एग्रीकल्चर, बहुत जगहों पर हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। न्यूक्लियर पॉलिसी, भाई इंडिया हमेशा बोलता है नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे, लेकिन रिसेंट में इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि हमारे रीजनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखते हुए, और भाई इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान, चाइना सबको बोल रहे हैं कि अगर हमारे साथ नाटक हुआ तो हम नो फर्स्ट यूज को बदल भी सकते हैं। ये नया भारत है, बोलते ना नया भारत है, घुसेगा भी और मारेगा भी, तो इंडिया ने सीधे सीधे बोला हुआ है। लेकिन इंडिया आज भी कमिटेड है भाई कि भाई हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप को लेके हम कमिटेड हैं, इसको ज्वाइनिंग को लेके। बेसिकली एनएसजी क्या होता है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, मतलब कि हम देखेंगे कि न्यूक्लियर वेपन का डिस्ट्रीब्यूशन ना हो, प्रोलिफरेशन ना हो, ऐसा ना हो कि किसी को भी मिलता जा रहा है ना। लेकिन इंडिया ये सीटीबीटी, एनपीटी हमने पढ़ा हुआ है ना, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, इंडिया इन सबको साइन नहीं करता। इंडिया बोलता है ये बहुत ही अनजस्ट, बहुत ही अनफेयर है। अब क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है जयप्रकाश नारायण, जेपी नारायण। ये हमने चैप्टर्स में भी बहुत बार देखा हुआ है। भाई जेपी नारायण 3 मेन कंट्रीब्यूशन के लिए जाने जाते हैं। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करना हो गया, इनका आइडिया था कम्युनिटेरियन सोशलिज्म, आगे देखेंगे, और इनका संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, हमने चैप्टर में देखा हुआ है। भाई पहले मेजर पोस्ट इंडिपेंडेंस लीडर थे जिन्होंने करप्शन को बहुत स्ट्रांगली अपोज किया, यूथ को इकट्ठा करने का काम करा। गुजरात बिहार मूवमेंट की हमने बात पढ़ी हुई है, और इन्होंने बोला कि भाई लोकपाल एस्टेब्लिश होना चाहिए। जेपी नारायण हमेशा से ही करप्शन वगैरह के खिलाफ बैठे हुए हैं। ये लोकपाल वगैरह के बारे में आप कॉलेज में भी पढ़ेंगे, आज की डेट में एंटी करप्शन अथॉरिटी वगैरह देखने को मिलती। तो इनका कहना था कि भाई करप्शन के खिलाफ बहुत चीजें करने की हमें जरूरत है। इसके बाद इनका जो आइडिया था कम्युनिटेरियन सोशलिज्म का, ये इंडिया को ना कम्युनिटीज के फेडरेशन में देखते थे कि भाई कम्युनिटीज हैं जिन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया हुआ है 3 लेयर्स में, 3 लेवल में। सोसाइटी को इस तरीके से देखते थे, कम्युनिटी हो गया, रीजन हो गया और राष्ट्र हो गया, और इनका कहना था कि ये साथ में वर्क करते हैं। अब देखो बहुत डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। जब आप कॉलेज में आएंगे तो जेपी नारायण पर ही आप इतना पढ़ेंगे कि एक एक टर्म का मीनिंग आपको निकल के आएगा। अब ये टोटल रिवोल्यूशन की भी बात करते हैं। इनका कहना है कि भाई हमें इंडिविजुअल को, सोसाइटी को, सबको बदलना है, स्टेट को बदलना है, मोरल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोलॉजिकल, हर एक डायमेंशन में बदलना है। ये राइट टू रिकॉल की बात करते थे। राइट टू रिकॉल मतलब कि टेन्योर पूरा नहीं हुआ उससे पहले ही इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को निकाल दिया अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं, वोटर्स को ये पावर मिलना चाहिए। विलेज, मोहल्ला कम्युनिटीज को और स्ट्रांग बनाने की बात करते थे। अपर जो हमारे सोसाइटी का सेक्शन है उसको बोलते थे कि आप क्लीन पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करिए। ये अपने कोर में ये बिलीफ रखते थे कि इंडिविजुअल को बदलना पड़ेगा। भाई अगर इंडिविजुअल बदलेंगे तो फिर बड़े लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन एक स्पीड में आ सकता है। इसके बाद राम मनोहर लोहिया जी की बात करते हैं तो भाई सोशलिज्म के सबसे की एडवोकेट, प्रमोटर ये निकल के आते हैं। इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को प्रमोट करा। इन्होंने सोशलिज्म को डेमोक्रेसी से
कंबाइन कर दिया। इनका भाई सीधा कहना था कि ना कैपिटलिज्म ना कम्युनिज्म ये इंडिया के लिए सही नहीं है, इंडिया की सोसाइटी के लिए सूटेबल नहीं है। इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में दो मेन ऑब्जेक्टिव की बात करी, इकोनॉमिक जैसे फूड हाउसिंग हो गया, नॉन इकोनॉमिक जैसे डेमोक्रेसी और फ्रीडम हो गया। इन्होंने चौबुर्ज राजनीति की भी बात करी थी। चौबुर्ज मतलब 4 पिलर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, ये सारे इंटरकनेक्टेड रहेंगे। लोहिया जी बोलते थे कि भाई अफर्मेटिव पॉजिटिव एक्शन हमें लेना चाहिए, सिर्फ डाउन ट्रोडन लोगों के लिए नहीं, हमें जो लोगों को इतना परेशान किया गया उनके लिए तो लेना ही है, लेकिन साथ में विमेन और नॉन रिलीजियस माइनॉरिटीज के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। इन्हीं सारे आइडियाज को देखते हुए ये पार्टी ऑफ सोशलिज्म की बात करते थे, जहां पर इनका था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को हम यूनाइट करेंगे। और ये इसको ना 3 एलिमेंट से सिंबलाइज करते थे, 3 सिंबल। स्पेड का मतलब एफर्ट हो गया, वोट का मतलब पावर हो गया, और प्रिजिंग का मतलब सेक्रीफाइस हो गया। तो इनका भी बहुत कॉलेज में तो इतना डीप में आप पढ़ने वाले हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी को भी बहुत डीप में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है। मतलब कॉलेज में तो जैसे इंटीग्रल ह्यूमनिज्म अपने आप में एक टॉपिक बन के आ जाता है। अब अगर हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बात करते हैं, फिलोसफर रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, और इन्होंने इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करी है। इनका कहना था भाई कि ये एक सोशियो इकोनॉमिक मॉडल है जहां पर इंसानों को डेवलपमेंट के बीच में रखा जाता है, ठीक है, मतलब सेंटर पॉइंट। इनका कहना था कि भाई अगर एक डिग्निफाइड गरिमा वाली जिंदगी जीना है तो सोसाइटी की नीड्स को और इंडिविजुअल को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा, पॉलिटिकल इकोनॉमिक सोशल डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है। 3 प्रिंसिपल्स थे इनकी फिलॉसफी में। प्राइमेसी ऑफ द होल ओवर पार्ट्स, मतलब पार्ट्स पर फोकस मत करिए, एज अ होल फोकस करिए। धर्मा की सुप्रीमेसी और सोसाइटी की ऑटोनॉमी, सोसाइटी की फ्रीडम। इन्होंने वेस्टर्न कैपिटलिस्ट इंडिविजुअलिज्म को भी रिजेक्ट मारा और मार्क्सिस्ट सोशलिज्म को भी रिजेक्ट मारा। इन्होंने बोला कि ये सिर्फ मटेरियल नीड्स पर फोकस करते हैं, जबकि हमें स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी फोकस करना चाहिए। और इसलिए इनका बहुत फिलॉसफी का कोर आइडिया भी था चिति, मतलब ये भाई एक यूनाइटेड देश की आत्मा, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इनर कॉन्साइंस की बात करते हैं। ये एक क्लासलेस, कास्टलेस, कॉन्फ्लिक्ट फ्री सोसाइटी की बात करते हैं। इन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करी थी कि भाई इंडियन टच देना चाहिए। इनका कहना था भाई अगर हम इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, जिससे सबका भला हो, और स्वदेशी की ये बात करते हैं तो इंडियन टच देने की बात करते हैं। फिर अर्थयाम भी इनका एक कॉन्सेप्ट है जहां पर ये बोलते हैं कि ज्यादा वेल्थ होना और कम वेल्थ होना दोनों ही बेकार चीजें है ना, दोनों चीज धर्म को हार्म कर सकती हैं। ये भी इनके फिलॉसफी में सेंट्रल था। मुझे मेरे कॉलेज की याद आ गई। डेमोक्रेटिक अपसर्जेस की बात करते हैं। डेमोक्रेटिक अपसर्ज मतलब क्या होता है, लोगों का डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में एकदम से पार्टिसिपेशन में इंक्रीज आना। तो जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद 3 ऐसे अपसर्जेस देखे हैं। पहला 1950 से 70s, जहां पर भाई एडल्ट वोटर्स का सक्सेसफुल पार्टिसिपेशन देखने को मिला पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, और भाई सीधे समझ में आया कि डेमोक्रेसी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसके लिए बहुत मॉडर्नाइजेशन, हाई लिटरेसी की जरूरत नहीं है, ये उसके बिना भी काम कर सकता है। दूसरा अपसर्ज 1980s में देखने को मिला, जहां पर SC, STs, OBCs का पार्टिसिपेशन आया, तो भाई इन क्लासेस को भी अकोमोडेट किया गया, एम्पावर किया गया, तो पॉलिटिक्स सबके लिए होने लगा। तीसरा अपसर्ज 1980 से प्रेजेंट, जहां पर अब हम स्टेट से मार्केट की तरफ बढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट से गवर्नेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। मतलब अब हमें यूथ का रोल ज्यादा देखने को मिल रहा है। यूथ सीधे सीधे डेवलपमेंट और गवर्नेंस की बात करता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन होगा। अब ये स्टेट के जो रोल की बात है वो एक अलग एंगल से देखी जाने लग गई है। अब देखा जाता है कि किस तरीके से काम हो रहा है, क्या पॉलिसीज बन रही हैं, हमारा उसमें क्या रोल होने वाला है। रीजनल एस्पिरेशन की बात करते हैं। कश्मीर इशू भाई मेजर इशू रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। आर्टिकल 370 और आर्टिकल 350A, 370 ने ग्रांट करी थी स्पेशल पावर, जैसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग है ना, यूनियन लॉज का लिमिटेड एप्लीकेशन एक्सेट्रा। और 35A में भाई स्पेशल सिटीजनशिप राइट हो गया कि नॉन कश्मीरी प्रॉपर्टी वगैरह बाय नहीं कर सकते। बहुत चीजें हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पहले यहाँ के CM को भी PM बोला जाता था, बहुत चीजें हमने पढ़ी हुई हैं। ये स्पेशल स्टेटस वाइडली डिबेटेड था। बहुत लोगों का बोलना था कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है और सेपरेटिज्म को प्रमोट करता है। इसी को देखते हुए जो
नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया अगस्त 2019 में, जिसे लोकसभा राज्यसभा दोनों ने भाई पास किया। और 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट के थ्रू उनका उसमें पूरा पूरा हमें वो देखने को मिला कि वो भी अग्री कर रहे हैं। इंडिया में सिंपल प्रोसेस चलता है। आर्टिकल 370-35A को रिपील कर दिया गया, मतलब इनवैलिड कर दिया गया, और स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दी गई, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इसलिए अब हमें 28 स्टेट्स और हमें 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलती हैं। अब एनडीए 345, एनडीए क्या है? बीजेपी गवर्नमेंट का अलायंस है, जैसे यूपीए कांग्रेस का है। 2014 लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी, जिसे नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे थे, उन्हें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिली। 30 साल से कोलिजन गवर्नमेंट का फेस चल रहा था, वो एंड हुआ क्लियर मेजॉरिटी से, है ना। इसको एनडीए 3 बोला जाता है क्योंकि बीजेपी को मेजॉरिटी मिलने के बाद भी उन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट मतलब एनडीए को भी इंक्लूड किया हुआ था। तो सरप्लस मेजॉरिटी कोलिजन बोल सकते हैं कि भाई हमको तो मेजॉरिटी मिली बट हमने फिर भी कोलिजन बनाया। तो पहले क्या होता था, वन पार्टी लेड होता था, वो वन पार्टी डोमिनेटेड हो गया। पहले एक पार्टी लीड करती थी और कोलिजन बनता था, भले उनको मेजॉरिटी नहीं मिली लेकिन उन्होंने कोलिजन बना लिया। अब मेजॉरिटी है लेकिन उसके बाद भी कोलिजन बना रहे हैं, उसी की बात करी गई कि एक पार्टी लीड कर रही है। 2019 में एनडीए 4 हमें देखने को मिला भाई, 350 सीट्स। बीजेपी की अकेले 303 सीट्स थी। 1984 के से लेके अभी की अगर बात करते हैं तो इससे पहले ये नहीं हुआ था, मतलब किसी पार्टी को हाईएस्ट मिली हुई है। इससे पहले ये इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के बाद हमें देखने को मिला था। तो भाई स्कॉलर्स का कहना था कि जैसे एक समय कांग्रेस सिस्टम चलता था, हमने पढ़ा हुआ है उसका डोमिनेंस है, वैसे ही अब एक बीजेपी सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, बहुत सिमिलर है। फिर 2024 में जो लेटेस्ट अभी इलेक्शन हुए उसमें भी बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बन के आई, 240 सीट्स। मेजॉरिटी नहीं मिली लेकिन बाकियों के साथ मिलकर 294 सीट्स हो गई। इनका अलायंस है, उन्हीं की गवर्नमेंट है। और जो इंडिया अलायंस था, जो कांग्रेस का अलायंस था, उसकी 238 सीट्स देखने को मिली। ये कांग्रेस और बहुत सारी पार्टीज ने मिलकर बनाया हुआ था। इसके बाद फिर गवर्नेंस एंड वेलफेयर। भाई देखो, अर्ली इनिशिएटिव्स भी हैं, एग्जिस्टिंग इनिशिएटिव्स, साथ में भाई सेवरल हमें सोशियो इकोनॉमिक, सोसाइटी और इकोनॉमिक दोनों ग्रोथ के लिए वेलफेयर स्कीम्स देखने को मिलती हैं। उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, जन धन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, किसान फसल बीमा योजना, फिर भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत, इन्हें लॉन्च किया गया जिससे भाई हम डेवलपमेंट भी कर सकें और गवर्नेंस को मासेस के लिए एक्सेसिबल बना सके, कि लोगों का भला हो सके। ठीक है, इन स्कीम्स का एम यही है कि भाई कॉमन लोगों के घरों तक एडमिनिस्ट्रेशन जा पाए और रूरल हाउस होल्ड विमेन को भी मदद मिल पाए। तो भाई इसी के साथ ये एडिट टॉपिक हमारा खत्म हो जाता है। आपके गुरु भैया ने 2 सेल्फ हेल्प बुक लिखी है, आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। फंसना पक्का है लेजेंडरी क्वेश्चन आंसर पीडीएफ, आपको भर भर के एमसीक्यूज क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, आप हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगर आपको प्रीमियम नोट्स चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगे। और बस इतना ही है। और एक और चीज, सीयूटी योद्धा बैच, अगर आप सीयूटी में एनरोल करना चाहते हैं तो सबसे सुप्रीम, सबसे शानदार हमारे योद्धा बैचेस आ गए। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। पूरे इंटरनेट पर अगर आपको हमारे जैसे बैच मिल जाए तो गुरु भैया का नाम बदल देना, ह्यूमैनिटीज का घर फॉर अ रीजन। आपको पॉलिटिकल साइंस बोर्ड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ढेर सारा प्यार, आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया।